नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की हमारी क्लासेस चल रही थी और आज हम बात कर लेते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण है, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं उसका कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है मेनली ये है एक्टोडर्मल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उसमें अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। देखो जो कशेरुकी प्राण, देखो पहले तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक्टोडर्मल हुई है। एक्टोडर्म से ये विकसित हुआ है क्या, तंत्रिका तंत्र। और कशेरुक प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र, जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें अधिक विकसित नर्वस सिस्टम पाया जाता है। एक तो होता है सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये देखो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है केंद्रीय सीएनएस, मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं इसमें। और इससे नीचे होता है पीएनएस, यानी कि पर्धीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका आते हैं इसमें। यानी कि जो कपालीय तंत्रिका नर्व सेल्स है, नर्व हैं, और जो मेरु तंत्रिका है वो आती है इसमें। संवेदी। और देखो ये क्या होती है, देखो ये जो इसको कौन पहुंचाता है, अविवाही भाग पहुंचाता है। ग्राही से सीएनएस तक आवेग संचरण करता है। ग्राही से लेकर के सीएनएस तक ये आवेग संचरण करता है कौन, अविवाही जो भाग होता है। चालक अपवाही भाग होता है। सीएनएस से प्रभावी अंग तक आवेग संचरण, यानी कि सीएनएस से ये तो क्या है, सीएनएस तक पहुंचाता है। अविवाही जो संवेदी भाग होता है, कौन सा, संवेदी या सेंसरी जो भाग होता है, अविवाही जो भाग होता है, वो सीएनएस तक पहुंचाता है आवेग संचरणों को। लेकिन सीएनएस से आवेग संचरणों को प्रभावी अंग तक कौन लेके आता है, जो चालक होता है वो सीएनएस से प्रभावी अंग तक आवेग संचरण को लेके आता है। यानी कि प्रभावी अंग तक आवेग संचरण को लेके आता है सीएनएस से। देखो ये जो चालक होते हैं वो भी देखो दो प्रकार का होता है, एएनएस और एसएनएस। एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो एएनएस जो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक हृदय से, सीएनएस से हृदय पेशियों, चिकनी पेशियों व ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण होता है। अनैच्छिक होता है, ये ऐच्छिक होता है। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र, ये जो होता है वो अनैच्छिक होता है। सीएनएस से हृदय पेशियों, चिकनी पेशियों व ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण करता है। सीएनएस से, किससे, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है ये क्या होता है, ये अनैच्छिक होता है पहली बात तो, और एसएनएस ऐच्छिक होता है। ये तो अनैच्छिक है, यानी कि इस पे अनैच्छिक है ये। और सीएनएस से हृदय पेशियों, चिकनी पेशियों व ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण करता है। देखो किसको संचरण करता है, सीएनएस से हृदय पेशियों, चिकनी पेशी है, चिकनी पेशी वही हृदय पेशियाँ जो होती हैं, और ग्रंथियों को तंत्रिका संचरण कौन करता है, एएनएस करता है। जबकि कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है और वो ये तो ऐच्छिक होता है, यानी कि सीएनएस से कपालीय पेशियों को तंत्रिका संचरण करता है। कपालीय पेशियाँ जो होती हैं ना, कपालीय पेशियाँ, उनको तंत्रिका का संचरण कौन करता है, एसएनएस करता है। जो ए ऑटोनोमस सिस्टम होता है अनैच्छिक, यानी कि हृदय पेशियों वगैरह उन सबको क्या तंत्रिका संचरण कौन करता है, तो ये एएनएस ही करता है। और इसमें भी दो भाग होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी। आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर तंत्र को संगठित करना, शरीर तंत्र को क्या करता है, संगठित करता है आपातकालीन परिस्थिति में। तो संगठित कौन करता है, अनुकंपी। जबकि ऊर्जा का ऊर्जा संरक्षण करता है और आपातकालीन कार्यों को प्रेरित करता है। और आपातकालीन जो कार्य होते हैं उनको प्रेरित करता है कौन, परानुकंपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण करता है परानुकंपी। अब न्यूरॉन के बारे में बात करें तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो होती है न्यूरॉन। संरचना क्या है इसकी देखते हैं, तो संरचना जिसमें उद्दीपन ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है,
विशेष क्षमता होती है, संरचना जिसमें उद्दीपक ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, आवेग संवहन होता है, कंडक्टिविटी करने का विशेष गुण होता है। आवेग संवहन या कंडक्टिविटी का विशेष गुण होता है, यानी कि एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों ही इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं न्यूरॉन जो होता है उसमें। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 भागों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। और 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? साइटन, डेंड्रन और एक्सन। देखो ये तो होता है साइटन, ये सिर वाला भाग है, और ये होते हैं इसमें डेंड्रन निकले हुए होते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये डेंड्रन है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है एक्सन, ठीक है। कोशिका का है सबसे पहले सेल बॉडी जो होती है, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसको हम साइटन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल बॉडी को साइटन भी बोलते हैं। सेंट्रियोल को छोड़ करके, सेंट्रियोल जो होता है उसको छोड़ करके इसमें अन्य सभी प्रकार के कोशिका अंग प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है किसमें? साइटन वाले भाग में। यानी कि अगर जो न्यूरॉन है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और उसका जो साइटन कुछ क्षतिग्रस्त होकर के कुछ कट गया है या कुछ भी हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि साइटोन में सेंट्रियोल नहीं होता है, इसमें ये रिकवर नहीं कर सकता, यानी कि इसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, ये सेल जो होती है वो मर जाती है, ठीक है। निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। देखो इसमें कुछ जो ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये है निसल्स ग्रेन्यूल्स, इसमें इसी में पाई जाती है साइटोन में। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र होते हैं क्या? निसल्स ग्रेन्यूल्स। डेंड्रन जो होते हैं ये इस तरह, ये जो हैं ये ब्रांचेस वगैरह हैं, ये डेंड्रन कहलाती है, इसमें डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये तंतु संवेदना को कोशिका काय की तरफ प्रेषित करते हैं। कोशिका साइट ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो संचरण होता है उसको साइटन की तरफ प्रेरित करते हैं। एक्सॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका का फंक्शनल जो पार्ट होता है ये होता है एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट होता है ये कोशिका तंत्रिका कोशिका का। इसकी कवरिंग को एक्सोलेमा कहते हैं। कवरिंग को क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। इसकी जो कवरिंग होती है ना, ये वाली कवरिंग जो होती है इसको बोलते हैं क्या? एक्सोलेमा बोलते हैं। सिनेप्टिक नोब बनाती है, ये यहाँ पे एक घुंडी टाइप में बनाती हैं और इसको बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बनाती हैं, जिसमें क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तंत्रिका आवेग का प्रेषण कोशिका काय से दूर होता है। तंत्रिका आवेग का जो प्रेषण होता है कोशिका काय से, यानी कि कोशिका साइटन से क्या होता है? दूर होता है, ठीक है। देखो उसके बाद बात कर लेते हैं हम माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस क्या होता है? देखो माइलिनोजेनेसिस क्या होता है? एक्सोन एक फॉस्फोलिपिड की परत द्वारा घिरा होता है और जिसे माइलिन आश्रित कहते हैं। जो एक्सोन होता है, ये जो एक्सोन के बारे में हमने बात की है, ये जो एक्सोन होता है एक फॉस्फोलिपिड की परत द्वारा घिरा हुआ होता है और फिर जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन आश्रित, माइलिन शीथ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। सीएनएस में ओलिगोडेंड्राइट्स के थ्रू और पीएनएस में बाय स्वान सेल्स के थ्रू ये होती है, ठीक है। माइलिन शीथ स्वान कोशिका माइलिन शीथ, स्वान कोशिका जो होती हैं, ये जो स्वान सेल्स हैं पीएनएस में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें स्वान सेल्स होती हैं और स्वान सेल्स में माइलिन शीथ कुचालक होती है तथा आयंस के स्राव को रोकता है। ये जो माइलिन शीथ होता है ये क्या होता है? कुचालक होता है। पीएनएस में स्वान सेल्स जो होती हैं उसमें जो माइलिन शीथ होता है वो कुचालक होता है तथा आयंस के स्राव को क्या होता है? रोकता है। माइलिन युक्त तंत्रिका तंतु स्पाइनल तथा क्रेनियल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। माइलिन युक्त जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो स्पाइनल तथा क्रेनियल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। माइलिन युक्त जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? स्पाइनल और क्रेनियल जो तंत्रिका होती हैं उसमें पाए जाते हैं माइलिन युक्त तंत्रिका तंतु, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू के बारे में बात करें तो इसमें नर्वस टिश्यू जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड। नर्वस टिश्यू में एक तो भाग होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर यानी कि ग्रे बाहर की ओर होता है और वाइट जो होता है वो अंदर की ओर होता है। वाइट बाहर की ओर होता है, ग्रे अंदर की ओर होता है। सेरिब्रम, डाइनसेफेलन और सेरिबेलम। देखो सेरिब्रम, डाइनसेफेलन और सेरिबेलम, ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन और सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन और सेरिबेलम।
देखो ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ग्रे मैटर में सेरिब्रम, डायनसेफलन और सेरिबेलम, और जबकि वाइट मैटर में पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। देखो साइटन जो होता है वो सीएनएस में संग्रह होता है न्यूक्लियाई में, सीएनएस में संग्रह न्यूक्लियाई में, पीएनएस में संग्रह गैंग्लिया में। ठीक है, साइटन का सीएनएस में संग्रह न्यूक्लियाई में होता है, साइटन का सीएनएस में संग्रह किस में होता है, न्यूक्लियाई में होता है, पीएनएस में संग्रह होता है गैंग्लिया के द्वारा। साइटन का सीएनएस में संग्रह न्यूक्लियाई के द्वारा, पीएनएस में संग्रह गैंग्लिया के द्वारा। एक्सॉन के बारे में बात करें तो सीएनएस संग्रह ट्रैक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रैक्ट, और पीएनएस का संग्रह कहलाता है नर्व। देखो एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन का सीएनएस में जो संग्रह होता है, सीएनएस में संग्रह तो कहलाता है ट्रैक्ट, और जबकि पीएनएस में संग्रह कहलाता है नर्व। ठीक है, एक्सॉन का। तंत्रिका के प्रकार के बारे में बात करें तो देखो साइटन जो होता है वो पीएनएस में इसका संग्रह कहलाता है, साइटन का संग्रह कहलाता है गैंग्लिया, और पीएनएस में एक्सॉन का संग्रह नर्व कहलाता है। ये हमने बात कर ली। तंत्रिका के प्रकारों के बारे में बात करें तो एक तो होती है अध्रुवीय, अध्रुवीय जैसे कि अमेक्राइन कोशिका होती है, मेरु रज्जु होती है। यहाँ से पूछा जाता है अध्रुवीय जो तंत्रिका के प्रकार हैं तो वो एमेक्राइन कोशिका में और मेरु रज्जु जो होती है वो दो होते हैं। एक ध्रुवीय में भ्रूणीय तंत्रिका, द्विध्रुवीय में रेटिना और थीलियम। रेटिना, रेटिना और एपिथेलियम। रेटिना में द्विध्रुवीय, रेटिना जो पढ़ेंगे हम, आँख जब पढ़ेंगे तब उसमें द्विध्रुवीय पाई जाती है तंत्रिका। नर्वस कैसा पाया जाता है, बाइपोलर ये पाया जाता है, बाइपोलर, और रेटिना में ये पाया जाता है। बहुध्रुवीय अधिकतर तंत्रिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण के बारे में बात करें, किसकी, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण के बारे में बात करें तो एक तो होता है ध्रुवण, विध्रुवण और पुनर्ध्रुवण। ध्रुवण में रेस्टिंग स्टेज होती है, विध्रुवण में डिपोलराइजेशन एक्साइटेड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण के बारे में, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण के बारे में बात करें तो एक तो होता है ध्रुवण यानी कि रेस्टिंग स्टेज। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति व संचरण के बारे में बात करें तो उत्पत्ति, देखो तंत्रिका जो आवेग होता है उसमें 3 स्टेज होती हैं। देखो एक तो होता है रेस्टिंग स्टेज जिसको बोलते हैं ध्रुवण, ध्रुवण जो होता है पोलराइजेशन होता है वो रेस्टिंग स्टेज होती है। विध्रुवण यानी कि डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एक्साइटेड स्टेट होती है। पुनः ध्रुवण यानी कि रीपोलराइजेशन यानी कि अगेन रेस्टिंग स्टेज होती है। देखो रेस्टिंग स्टेज यानी कि ध्रुवण, रेस्टिंग स्टेज ध्रुवण होता है, विध्रुवण यानी कि डिपोलराइजेशन या एक्साइटेड स्टेट, विध्रुवण या डिपोलराइजेशन एक्साइटेड स्टेट होता है। पुनः ध्रुवण या रीपोलराइजेशन अगेन रेस्टिंग स्टेज होता है। ध्रुवण के बारे में बात करें तो ध्रुवण या पोलराइजेशन विश्राम अवस्था जिसको बोलते हैं। ध्रुवण में क्या होता है, तंत्रिका कोशिका की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। तंत्रिका जो कोशिका होती है उसकी जो झिल्ली होती है वो ध्रुवीय अवस्था में रहती है यानी कि रेस्टिंग स्टेज में रहती है, और झिल्ली के दोनों ओर सांद्रण प्रवणता अंतराल पाया जाता है। और झिल्ली जो होती है उसमें दोनों के, झिल्ली जो होती है उसके दोनों ओर यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका जो कोशिका होती है उसमें जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जो होती है उसके दोनों ओर सांद्रता प्रवणता अंतराल पाया जाता है। जबकि तंत्रिका स्पंदन नहीं करती, जब तंत्रिका स्पंदन नहीं करती यानी कि वो रेस्टिंग स्टेज में रहती है तो विश्राम अवस्था में रहती है तो K+ के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक पारगम्य होती है, यानी कि K+ के लिए वो अधिक पारगम्य होती है, Na+ के प्रति अपारगम्य होती है, यानी कि K+ के प्रति वो अधिक पारगम्य होती है रेस्टिंग स्टेज में। कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला सतह में बाहर की अपेक्षा अंदर की तरफ ऋणात्मक विभव होता है। अंदर की तरफ उसमें क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, ऋणात्मक विभव होता है, यहाँ पे हुए है ऋणात्मक विभव होता है। ठीक है, इस कोशिका कला को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 MV। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल जो होता है RMP वो होता है -70 MV। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। विध्रुवण के बारे में बात करें या डीपोलराइजेशन के बारे में बात करें तो डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेज, विध्रुवण या डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, इस घटनाक्रम में तंत्रिका आवेग स्पाइक उत्प्रेरित होती है। इस घटनाक्रम में यानी कि हमने किसकी बात की, पोलराइजेशन की बात की, ध्रुवण की बात की। अब बात कर लेते हैं हम विध्रुवण के बारे में, डीपोलराइजेशन के बारे में। डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है, इस घटनाक्रम में तंत्रिका आवेग स्पाइक उत्प्रेरित करती है। क्या उत्प्रेरित करती है, स्पाइक। स्पाइक यानी कि एक्शन पोटेंशियल,
ठीक है। स्पाइक उत्प्रेरित करती है एक्शन पोटेंशियल। कोशिका उद्दीपन, कोशिका कला पारगम्यता बदल जाती है। कोशिका उद्दीपन होती कोशिका उद्दीप होती है। देखो स्पाइक उत्पन्न, एक्शन पोटेंशियल कैसे उत्पन्न होता है? डीपोलराइजेशन की जो कंडीशन होती है, वी ध्रुवण जिसको बोलते हैं, ये एक्साइटेड स्टेज होती है। इसमें क्या हो, स्पाइक उत्पन्न होता है तंत्रिका आवेग में और उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। कोशिका उद्दीपन, कोशिका जैसे ही उद्दीपित होती है, कोशिका कला की पारगम्यता जो होती है वो बदल जाती है। एक्सोलेमा की पारगम्यता Na+ के एक्सोलेमा जो होती है, यानी कि जो एक्सोलेमा न्यूरॉन के जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, की पारगम्यता Na+ के लिए बढ़ जाती है। पहले तो K+ रेस्टिंग स्टेज में तो K+ के लिए ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सोलेमा की पारगम्यता Na+ के लिए बढ़ जाती है, जिस कारण सोडियम कोशिका के भीतर वोल्टेज गमित चैनल से प्रवेश करने लगते हैं और Na+ के भीतर, जिसके कारण यानी कि Na+ की जो मात्रा होती है वो यहाँ पे ऋणात्मक था, यहाँ पे Na+ की जो मात्रा होती है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है। और कोशिका के अंदर धनात्मक आवेश प्रवेश करने लगता है और फिर ये ऋणात्मक था, अब धनात्मक आवेश इसमें प्रवेश करने लगता है यहाँ से। ठीक है। यहाँ से क्या है, धनात्मक पॉजिटिव जो होता है वो उसके अंदर जाने लगता है। और Na+ के तेजी से अंतर्गमन से, जब Na+ तेजी से क्या, Na+ कौन सा, Na+ जब तेजी से अंतर्गमन के कारण झिल्ली पूर्णतः विध्रुवित हो जाती है। पूर्णतः या ये क्या है, प्लस 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 ऐसे हो जाती है, विध्रुवित हो जाती है और विभव का मान क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। यानी कि पहले से माइनस था, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से ये क्या होता है, विभव का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है। और Na+ के लगातार प्रवेश के कारण झिल्ली ओवरशूट कर जाती है। झिल्ली क्या है, ओवरशूट कर जाती है, बहुत ज़्यादा Na+ यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये ओवरशूट कर जाती है और शून्य से ये धनात्मक हो जाता है। पहले तो ये बिल्कुल वो हो जाता है, शून्य हो जाता है, प्लस माइनस कर जाते हैं आपस में, और लेकिन जब जैसे जैसे Na+ और इसमें प्रवेश करता है तो ये मान एकदम से क्या होता है, Na+ के लगातार प्रवेश के कारण जो ओवरशूट कर जाता है और मान शून्य से क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यानी कि +32 +45 MB हो जाता है इसका मान। और इसी को बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। एकदम से जीरो से क्या, बिल्कुल Na+ उसमें ज़्यादा प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। एक्सोलेमा की जो आंतरिक सतह होती है वो धनात्मक होती है और बाह्य सतह ऋणात्मक होती है। देखो एक्सोलेमा जो होती है ना, ये एक्सोलेमा है, इसकी बाह्य सतह तो ऋणात्मक है, आंतरिक सतह जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब ये हमने बात की किसकी, विध्रुवण की। सबसे पहले हमने रेस्टिंग स्टेज देखी, ध्रुवण देखा, उसके बाद हमने बात की है किसकी, विध्रुवण की, डीपोलराइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिपोलराइजेशन की, यानी कि पुनः ध्रुवण, रिपोलराइजेशन। पुनः ध्रुवण यानी कि रिपोलराइजेशन, पुनः विरामावस्था। Na+ वोल्टेज चैनल बंद होने लगते हैं। Na+ वोल्टेज चैनल क्या होते हैं, बंद होने लगते हैं। K+ वोल्टेज चैनल खुलने लगते हैं। पुनः ध्रुवण या रिपोलराइजेशन, पुनः ध्रुवण या इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक है। ध्रुवण, विध्रुवण। ठीक है। ध्रुवण, विध्रुवण और पुनः ध्रुवण। ध्रुवण, फिर है विध्रुवण यानी कि डिपोलराइजेशन, विध्रुवण यानी कि डिपोलराइजेशन, और एक है पुनः ध्रुवण यानी कि रिपोलराइजेशन। पुनः ध्रुवण यानी कि रिपोलराइजेशन, इसमें क्या होता है, Na+ वोल्टेज चैनल बंद होने लगते हैं। Na+ जो वोल्टेज चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होने लगते हैं। K+ वोल्टेज चैनल खुलने लगते हैं। Na+ चैनल इसमें क्या होता है, बंद होने लगते हैं। देखो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में Na+ यहाँ पे पहुँच गया था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया था। अब Na+ जो चैनल होते हैं वो क्या है, बंद होने लगते हैं और K+ चैनल खुलने लगते हैं इसमें, और अंदर का धनात्मक आवेश क्या होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है। तो ये होता है। अतिध्रुवण हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि सोडियम यानी कि Na+ वोल्टेज चैनल विश्राम अवस्था में पहुंच जाते हैं और K+ चैनल जो होते हैं वो कुछ समय तक खुले रहते हैं, जो K+ का बहिर्गमन करते हैं, और जो कि K+ कुछ समय तक क्या खुले रहते हैं और वो K+ का क्या करते हैं, बहिर्गमन करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी कार्यविधि होती है। ठीक है। किसकी, एक्शन पोटेंशियल वगैरह, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो तंत्रिका आवेग किस तरह से संचरण होता है, तंत्रिका आवेग का, उसके बारे में हमने बात की।
अब सिनेप्स और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें तो सिनेप्स क्या होता है। देखो, सिनेप्स और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सिनेप्स क्या होता है? एक तंत्रिका का टीलोडेंड्रिया दूसरे तंत्रिका के डेंड्रन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सिनेप्स बनाता है। एक तंत्रिका का टीलोडेंड्रिया दूसरे तंत्रिका के डेंड्रिया के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सिनेप्स बनाता है। सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को संचित करता है। सिनेप्स के बारे में हम बात, सिनेप्स या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। एक तंत्रिका का टीनोडेंड्रिया दूसरे तंत्रिका के डेंड्रियन के साथ में स्नैप्स किसकी प्रोसेस होती है? एक तंत्रिका है, तंत्रिका का जो टीलोडेंड्रिया होता है वो दूसरे तंत्रिका के दूसरी जो नर्व सेल होती है उसके डेंड्रन के साथ में, डेंड्रन यानी कि डेंड्रन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सिनेप्स बनाता है और सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को संचित करता है। सूचना को क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है? संचरित करता है। और सिनेप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युत सिनेप्स होता है, रासायनिक सिनेप्स होता है। आवेग संचरण इसमें तीव्र होता है विद्युत वाले में। विद्युत स्नैप्स में आवेग संचरण तीव्र होता है। रसायन जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं हम, ये रासायनिक सिनेप्स पर आवेग संचरण में सम्मिलित होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर, यानी कि रासायनिक सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज होता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। जो प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है, जो सिनेप्स के बारे में बात करें तो प्री जो सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है और ये कैल्शियम आइंस के लिए पारगम्य हो जाती है। ये जो होती है सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? कैल्शियम आइंस जो होते हैं उसके लिए क्या होती है? पारगम्य हो जाती है और जिससे पारगम हो जाती है और कैल्शियम आइंस मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और कैल्शियम आइंस क्या होते हैं? जो ARCH यानी कि एसिटाइल कॉलिन से क्या होते हैं? भरी पुटिकाओं को उद्दीपित करता है। यानी कि कैल्शियम आइंस क्या करते हैं? जो ये एसिटाइल कॉलिन होता है इससे जो भरी हुई पुटिकाएं होती है उसको क्या उद्दीपित करता है? कैल्शियम आइंस के उद्दीपन के कारण पुटिकाओं में कैल्शियम आयन के उद्दीपन के कारण ये जो एसिटाइल कोलिन है सिनेप्टिक दरार में मुक्त होता है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन मेम्ब्रेन पर पहुंच करके विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ता है और आयन चैनल क्या होते हैं? वो खुल जाते हैं। और जो आयन चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं। आयंस आगमन से नया विभव उत्पन्न हो जाता है। आयंस आगमन से नया विभव उत्पन्न हो जाता है। एक्साइटेटरी पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल या EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल यानी कि EPSP में आर्क मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर होता है। में जो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मुख्य क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है EPSP में, जो EPSP में जो एसिटाइल कोलिन मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है। एक्साइटेड इसको क्या बोलते हैं? ये आयन चल जब खुल जाते हैं इसको बोलते हैं EPSP में। आर्क जो ये एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर होता है EPSP में। एक्साइटेड पोस्ट स्नैप्टिक पोटेंशियल में यदि पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन से तंत्रिका संदमन यानी कि ट्रांसमीटर गावा जुड़ता है, तंत्रिका संदमक यानी कि ट्रांसमीटर क्या जुड़ता है? गावा जुड़ता है। यानी कि पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन से तंत्रिका संदमक यानी कि ट्रांसमीटर कौन जोड़ता है? गावा जोड़ता है। तो क्लोराइड संचालित आयन क्या होते हैं? वो क्लोराइड संचालित जो आयन होते हैं वो खुलते हैं। ठीक है। तो क्लोराइड संचालित जो आयन होते हैं वो खुलते हैं। अगर ये एसिटाइल कोलिन की जगह कौन जोड़ता है? गावा जोड़ता है, तब क्लोराइड आयन संचालित जो चैनल हैं वो खुलते हैं। तो क्लोराइड के अंतर्गमन होता है और उत्पन्न विभवांतर को इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल यानी कि IPSP कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? IPSP कहते हैं। तो Cl- के अंतर्गमन होता है, उत्पन्न विभवांतर को इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल यानी कि IPSP कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? IPSP बोलते हैं। जिससे तंत्रिका का संवहन अवरुद्ध हो जाता है, और जैसे तंत्रिका का जो संवहन होता है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो एक तो एसिटाइल कोलिन और एक गावा, दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्नैप्स के बारे में बात कर ली हमने। ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का, इसके लिए हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो
न्यूरोग्लिया क्या होता है? और न्यूरोग्लिया या न्यूरॉन के चारों ओर सहायक कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है और पैकिंग पदार्थ के रूप में ये कार्य करती है न्यूरोग्लिया। और इसके अलावा है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उत्तेजक और एक होते हैं संदमक। उत्तेजक सिनैप्स पर तंत्रिका आवेग का संवहन होता है। सिनैप्स पर क्या होता है? तंत्रिका आवेग जो होता है उसका संवहन होता है। और संदमक इन्हिबिटरी सिनैप्स पर तंत्रिका आवेग का संदमन होता है। आवेग का संवहन होता है और संदमन होता है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे तो सिनेप्स का तंत्रिका आवेग में क्या होता है? संवहन होता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन, सिंपैथेटिक, ये सब क्या हैं? ये तो उत्तेजक हैं। संदमक यानी कि संदमन करते हैं, जैसे कि गावा। गावा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो बिटारिक एसिड। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, गामा अमीनो बिटारिक एसिड। गामा अमीनो बिटारिक एसिड, गावा का फुल फॉर्म होता है सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्लाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है? संदमन करते हैं। किसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि संदमन करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने बात कर ली गावा, सेरोटोनिन, डोपामिन और ग्लाइसिन के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीएनएस के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने किसके बारे में बात की? हमारा वही चल रहा है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी हम सीएनएस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।